हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त वापिस एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आपको आईपीओ के बारे में तो पता होगा और आप में से बहुत से लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा रिटर्न जो मिलता है। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को आईपीओ नहीं लगता। तो आज का ये वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया और आपको आईपीओ ना लगे तो उसके बाद उसमें कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको कमेंट करने के लिए कहा था, तो बहुत से कमेंट आए, लेकिन उसमें दो अलग अलग कमेंट आए थे। एक था इंडेक्स और दूसरा था स्ट्रेटजी। तो आज मैं उसी स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बात बता दूं। मुझे मालूम है बहुत से लोग थंबनेल को देखकर इस वीडियो को फेक समझ रहे होंगे और ये वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये वीडियो एंड तक देखें। इसके बाद स्टॉक मार्केट को लेकर जो आपका परसेप्शन है वो बदल जाएगा और आप लॉस करना भी बंद कर देंगे। और अगर इस स्ट्रेटजी को सही से सीख कर समझ कर काम करना स्टार्ट किया तो आपका प्रॉफिट आना भी चालू हो जाएगा। मैंने इस स्ट्रेटजी को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि सभी के सभी आईपीओ जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं वो ट्रेड करने नहीं आते। जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 की इस लिस्ट में मोर देन 90 स्टॉक्स लिस्ट हुए थे, लेकिन इस सभी के सभी ट्रेड करने लायक नहीं है। मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें से आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं और उसी स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए सही हो। तो स्ट्रेटजी को समझने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके साथ स्ट्रेटजी तो शेयर करूंगा ही, लेकिन उससे पहले पिछले 5 साल का डेटा देख लेते हैं। यानी कि 2020 से 2024 तक इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हमने ट्रेड किया होता या इन्वेस्ट किया होता तो हमारा रिटर्न कितना होता। तो चलिए 2020 का डेटा देखते हैं। 2020 में टोटल 17 आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ और उसमें से ट्रेड करने लायक सिर्फ 6 स्टॉक थे और उस 6 स्टॉक का उस एक साल के अंदर टोटल रिटर्न था 890%। और उस स्टॉक को जो स्टॉक मार्केट में उस साल लिस्ट हुआ उसको अभी तक रखते तो टोटल रिटर्न होता 2431%। 2021 में टोटल ट्रेड करने लायक 19 स्टॉक थे और एक साल का रिटर्न था 505% और टोटल रिटर्न था 1005%। 2022 में टोटल जो स्टॉक था वो 41 था और ट्रेड करने लायक सिर्फ 7 स्टॉक थे। उसका एक साल का रिटर्न था 420% और अगर उसको अभी तक होल्ड करके रखते तो उसका रिटर्न होता 875%। 2023 में टोटल 58 स्टॉक आए और उसमें ट्रेड करने लायक सिर्फ 25 स्टॉक था और उसका टोटल रिटर्न एक साल का 637% था और अगर अभी तक होल्ड करके रखते तो उसका टोटल रिटर्न था 1132%। और 2024 का डेटा देख लेते हैं। 2024 में टोटल जो स्टॉक ट्रेड करने लायक थे वो 31 थे और उस साल का रिटर्न यानी कि 2024 का रिटर्न 540% और अगर अभी तक रखते तो उसका टोटल रिटर्न होता 1200%। हमने इतना तो जान लिया है कि ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, तो चलो इसका प्रोसेस भी समझते हैं। सबसे पहले किसी भी आईपीओ के साइट पे जाना है। जैसे कि मैं चित्तौड़गढ़ आईपीओ खोल रहा हूँ, उसके बाद हमें अभी जो स्टॉक लिस्ट हुआ है रिसेंटली उसको देखना है। जैसे कि अभी रिसेंटली लक्ष्मी डेंटल लिस्ट हुआ है, तो लक्ष्मी डेंटल को हमने खोला। उसके बाद हमें इसमें नीचे जाना है क्योंकि क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन और टोटल सब्सक्रिप्शन वो नीचे ही दिखाता है। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन 25 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए और टोटल सब्सक्रिप्शन भी 25 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन वो 110 है, यानी कि ये भी ठीक है। फिर हम दूसरा देख रहे हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन भी 25 टाइम्स से ज़्यादा है, यानी कि ये भी ठीक है। मैं क्यूआईबी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्यूआईबी यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की पूरी एक टीम होती है। उन्हें अगर कोई आईपीओ नहीं लगता तो आफ्टर मार्केट उसके लिए अप्लाई करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बायर पे सेबी के अकॉर्डिंग उनके पे एक ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर उन्होंने एक बार शेयर खरीद लिया तो 1 साल तक बेच नहीं सकते। जब पहली क्राइटेरिया को हमारा स्टॉक मीट कर जाए
तो फिर उसके बाद हमें उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने वॉच लिस्ट में ऑलरेडी लक्ष्मी डेंटल को ऐड करके रखा है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जब उसका 2 वीक पूरा हो जाए, 2 वीक तक हमें कुछ नहीं करना है, जब उसका 2 वीक पूरा हो जाए उसके हाई को मार्क कर लेना है। लेकिन लक्ष्मी डेंटल में अभी 2 वीक पूरा नहीं हुआ है, तो हम दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं। तो ये रहा क्वाड फ्यूचर। क्वाड फ्यूचर में 2 वीक ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो मैंने जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इसके हाई को मार्क कर दिया है। दोनों वीक में से जो भी हाई हो उसको हमने मार्क कर दिया है। फिर हमें डेली टाइम फ्रेम पे आना है, तो हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम इसने क्रॉस तो नहीं किया है, तो जब भी हम, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। वारी रिन्यूअल्स, जैसे कि इसने इसके 2 वीक के हाई को हमने मार्क किया था, लेकिन इसने भी हाई को क्रॉस नहीं किया है। वापिस से नीचे आते हैं। या ईएल ने 2 वीक के हाई को क्रॉस किया, और हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इसका रिजल्ट है, 1 मिनट, इसका रिजल्ट है 42%, यानी कि इसने अपने सेकेंड वीक का हाई को क्रॉस किया, इसने 42% का रिटर्न दिया। थर्ड स्टेप ये है कि एक बार अगर हमारा एंट्री हो जाए, उसके बाद हम इसका स्टॉप लॉस उस एंट्री यानी कि बाइंग प्राइस से 10% नीचे रखेंगे। फोर्थ क्राइटेरिया है कि एंट्री होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट, जैसे कि हमारी एंट्री यहाँ पर 275.70 पे हुआ, तो हम यहाँ से 30% अप, यानी कि 30% अप अगर देख ले अगर हम, तो वो होता है 358 के अराउंड। तो हमारा फर्स्ट टारगेट 358 के अराउंड रहेगा। सेकेंड टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने चाहा कि भाई सेकेंड टारगेट हम 60% या 70% पे रखेंगे, तो हम वेट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड टारगेट में भी एसएल हमारा 10% ऑफ बाइंग प्राइस ही होगा, यानी कि जहां पे हमने बाई किया था उसके 10% नीचे ही होगा। अब कुछ चीज क्राइटेरिया को मीट करने के बाद भी अवॉइड करने जैसा है, जैसे कि चलो मैं उसको एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। तो 2020 में चलते हैं और देखते हैं वेक्टर्स फूड को। तो वेक्टर्स फूड में, 1 मिनट, वेक्टर्स फूड, ये रहा वेक्टर फूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हुआ और सेकेंड डे के हाई मारने के बाद वो स्टॉक नीचे ही आते गया। अगर मानो कि वो स्टॉक अपने हाई से मोर देन 35% फॉल कर जाता है, तो उस स्टॉक को हमें अवॉइड कर देना है, फिर उस स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं करना है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि चलो हम इसमें देखते हैं, आरबीए में रेस्टोरेंट ब्रांड एंड एशिया लिमिटेड, उसमें देखते हैं। तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो लिस्ट होने के बाद बहुत जल्दी भाग जाते हैं। तो ये रहा वो स्टॉक। तो इस स्टॉक में मानो कि अगर लिस्ट होने के बाद 30 to 40% का मूव 1 वीक या 2 वीक में आ जाता है, तो उस स्टॉक को हमें छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 वीक में ही इसने 100% का मूव दे दिया। तो ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड कर देना है, ऐसे स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं करना है। चलो तो एक बार वापस से स्ट्रेटजी को रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, QIB और टोटल सब्सक्रिप्शन 25 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड, 2 वीक तक हमें उस स्टॉक में कुछ नहीं करना। थर्ड, जब सेकेंड वीक कंप्लीट हो जाए तो जो भी उसका हाई हो उस हाई को हमें मार्क कर लेना है। फोर्थ, एंट्री के लिए हमें अराउंड 3 बजे तक वेट करना है, और अगर स्टॉक हमारे मार्क किए हुए हाई के ऊपर हो तो हम उसे बाय कर सकते हैं। फिफ्थ, एक बार एंट्री हो जाए तो बाइंग प्राइस के 10% नीचे स्टॉप लॉस रखना है। सिक्स्थ, हमारे अपनी आधी क्वांटिटी 30% अपसाइड मूव के बाद बुक कर लेना है, बाकी की आधी क्वांटिटी हम बड़े टारगेट के लिए छोड़ सकते हैं। सेवंथ, छोड़े हुए क्वांटिटी में भी हमें अपना स्टॉप लॉस 10% बिलो बाइंग प्राइस रखना है। एट्थ, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करे बिना 35% से ज़्यादा गिर जाता है तो हमें उस स्टॉक को अवॉइड कर देना है, और अगर लिस्ट होते ही 2 वीक के अंदर 45% से ज़्यादा अपसाइड मूव दे दे तो भी हम उस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पहले मैं दिखाऊंगा
कि किस टाइप के स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स जिसने स्टॉक मार्केट में कमाल मचाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।